हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आरडी क्लासेस। देखो, आपको ने बताया ना, इसके पहले मेरा लेक्चर मालूम क्या था। इसके पहले लेक्चर था, यही लेक्चर जो अभी आपको दिख रहा है, इसका पहला पार्ट था। अभी मैं कल सेकंड चैप्टर में। अब देखो ध्यान से, चैप्टर फर्स्ट ही आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। मैंने इसके पहले आपको क्या सिखाया था, सिर्फ 4 रिएक्शन और इक्वेशन क्या थे आपके, कॉम्बिनेशन, डिकॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये 4 रिएक्शंस थे। अब देखो ध्यान से, उसके आगे के पार्ट मालूम क्या होंगे, जैसे एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, बाद में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, फिर हमारे पास ना ऑक्सीडेशन रिडक्शंस क्या होते हैं, ये आपको समझना है। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है वो आपको समझना है, समझे। तो आपको पता होना चाहिए कि आज का जो मेरा लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ये मतलब फर्स्ट चैप्टर ही साइंस का, वही चैप्टर का नाम क्या हमारा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। देखो पहले चैप्टर मैंने आपको क्या दिया था, 4 प्रकार के ना, आपको दिख रहा है ये आपका फर्स्ट चैप्टर ही है। मैंने इसके पहले आपको दिखाया था 4 प्रकार के रिएक्शंस, कौन कौन से, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें हमें क्या समझना मालूम है, आपको समझना मालूम है कि इसमें 2 और रिएक्शंस, कौन से 2 रिएक्शंस है, एक मैंने लिखा है एंडोथर्मिक, एक हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक। देखो ध्यान से, आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा मालूम कि अगर मैं नाम लूंगा एंडोथर्मिक, एंडो मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, एंडो मतलब होता है एंटर, नाम लो जैसे सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, एंटर करना, बराबर, उसको कहते हैं एंडो। एंडोथर्मिक क्या होता है, अब देखो आपको भी पता होगा, साइंस की भाषा में हम लोग हीट को कहते हैं, हीट को थर्मा या थर्मोडायनेमिक आप पढ़ोगे तब, थर्मो। अब आपको पता होगा इसमें, इसका मतलब क्या होगा, अगर दिया एंडोथर्मिक मतलब क्या होगा, हीट, या हीट को एंटर मतलब, एंडो मतलब क्या होगा, अंदर आना, मतलब हीट जब अंदर आएगी तो क्या होगा वो एंडोथर्मिक। मैंने क्या लिखा सिंपल भाषा में, इसको क्या लिखा है, देखो आपके बुक में, हीट फ्रॉम आउटसाइड इज ऑब्जॉर्ब, मतलब बाहर की हीट अगर मैं ऑब्जॉर्ब करूंगा तो क्या हो जाएगा वो एंडोथर्मिक। अब देखो क्या होगा मालूम है, अगर कोई भी रिएक्शन, आपको पता होगा इतना मालूम होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस, वो आपका क्या होता है, वो आपका रहता है रिएक्टेंट, ये आपको पता है। अगर मैं वही बोलूँगा आरएचएस या राइट हैंड साइड, आपका क्या होगा, ये आपका होगा यहाँ पर प्रोडक्ट, ये आपको पता होगा। देखो ध्यान से, कभी भी रिएक्शन में जो आपका लेफ्ट हैंड आएगा वो आपका क्या है, आपका वो आपका रिएक्टेंट है, और राइट हैंड साइड क्या रहेगा, आपका प्रोडक्ट, ये आपको पता है। लेकिन अगर समझो, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में मतलब आपके रिएक्टेंट में आपको क्या दिख रहा है, हीट दिख रहा है, कभी कभी ये हीट का साइन आपको ऐसे भी देंगे, इसको भी हम लोग हीट का ही साइन कहते हैं, समझे, इसको डेल्टा कहते हैं ना। देखो ध्यान से, कभी कभी आपको डेल्टा का साइन देंगे, या फिर कभी कभी यहाँ पे लिख के देंगे हीट। ये दोनों का मतलब क्या होता है मालूम है, कि आपके रिएक्शन के अंदर हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब आपका हीट अंदर आ रहा है। अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में हीट अंदर आएगा तो उसमें क्या कहेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है, एंटर। तो कभी भी अगर किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्टेंट में अगर हीट अंदर की तरफ आएगा तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक। और देखो आपको दिख रहा है प्रोडक्ट में कहीं भी अगर आपको हीट नहीं दिख रहा है, प्रोडक्ट में अगर कहीं भी आपको हीट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, समझो। अगर मैं आपको पता होगा एक और चीज़ क्या, अगर समझो, अगर यहाँ पे मैंने हीट लिखा हुआ है, बराबर, और ये डेल्टा के शब्दों में से कोई भी साइन देगा, समझो कभी कभी आपको ये साइन नहीं देंगे, क्या लिखेंगे, CaCO3 प्लस हीट, बराबर। अगर समझो उन्होंने हीट नहीं दिया है तब क्या देंगे, यहाँ पर आपको ये देंगे ये वाला साइन, डेल्टा का साइन, समझे। इसका मतलब भी क्या होता है कि आपके रिएक्शन में आपका जो हीट क्या हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब अंदर आ रहा है। देखो ना हमारे ध्यान से कि इसमें क्या होगा, अगर इसमें हीट अब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्शन दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज का इससे मतलब क्या, सॉरी डिकम्पोज कह रहा हूँ, अगर क्या हो जाएगा, इसका 2 टुकड़े हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन, बराबर, टूट जाएगा ना। ध्यान से देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया सिंपली फॉर्म में। अगर देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास से, देखो ये इसमें भी वही हो रहा है ना, रिएक्शन क्या हो रहा है कि आपको पता है, इस केमिकल रिएक्शन में हमारा हीट अंदर आ रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है। जब कभी भी हीट अंदर आएगा तब क्या होगा मालूम है, कि रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक रहेगा। इससे मतलब क्या होगा कि इसमें हीट अब्जॉर्ब हो रहा है। जब हीट अब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा कि कोई ना कोई रिएक्शन बाहर निकलेगा ना। तो देखो ध्यान से, आपको पता होगा एक और चीज़, अगर मैंने कल आपको बताया था उसके पहले के लेक्चर में, अगर समझो सिंगल रिएक्शन, अगर सिंगल रिएक्शन से 2 या 2 से ज़्यादा क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट से 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसको कहते हैं सिंपल भाषा में डीकम्पोजिशन रिएक्शन, समझे क्या बोला, डीकम्पोजिशन। क्योंकि मालूम है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट ही है, ये पूरा सिंगल रिएक्टेंट है, इसमें मैंने हीट ऐड किया, बराबर। अगर ये सिंगल रिएक्टेंट है, इसमें मैंने हीट ऐड किया है, बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम इसके पिछले लेक्चर में मैंने क्या आपको बताया था, अगर सिंगल प्रोडक्ट रहेगा उसका मैं 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के पार्ट्स में उसका वो करूँगा, डिवाइड करूँगा, तब क्या हो जाएगा वो डीकम्पोजिशन। आपको पता होगा ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ना, ये आपका क्या रहेगा हमेशा रिएक्टेंट, और आपका हमेशा राइट हैंड साइड क्या रहेगा, आपका प्रोडक्ट। अगर कभी भी रिएक्टेंट में हीट ऐड हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक हो गया। अगर समझो यहाँ मैंने लिखा है एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट मतलब क्या होता है, एग्जिट मतलब बाहर जाना। अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर जा रही है तब क्या हो जाएगा वो, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। आपको पता है, जैसे आपको मैंने एक और एग्जांपल दिया यहाँ पर, मेल्टिंग ऑफ आइस, इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपली
आपके पास अगर आइस है वो मेल्ट कैसे होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या आएगा, हीट आएगा ना कुछ एटमॉस्फेरिक, या फिर आप उसको गर्म करो, कुछ भी करो तो क्या हो जाएगा, हीट लगने से वो आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा। तो सिंपली में क्या हो गया, इसके अंदर क्या आ गया, हीट है, इसने हीट को ऑब्जॉर्ब किया, तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक। अगर समझो सिंपल भाषा में क्या होगा, अगर किसी भी रिएक्शन से मेरा हीट बाहर जा रहा है, मतलब हीट को मैं आउटसाइड द पार्ट से उस तरफ भेज रहा हूँ ना, मतलब क्या भेज रहा हूँ, अगर कभी भी आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में, सॉरी रिएक्टेंट में अगर कभी भी आपको हीट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपको अगर हीट कहाँ दिखेगा, प्रोडक्ट में दिख रहा है, प्रोडक्ट में अगर आपको प्रोडक्ट में हीट दिख रहा है, इसका मतलब मालूम है क्या, ये एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब क्या था, बाहर जाना। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें से मेरा हीट बाहर की तरफ जा रहा है उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। समझे इतना। अब आपको क्या होगा, ध्यान से देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, बराबर। ये दोनों रिएक्शन है। अब ये दोनों रिएक्शन अगर कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे, देखो कैल्शियम डाई से यहाँ पे डाई हाइड्रो ऑक्साइड ना, ये आपका रिएक्शन है। अगर समझो यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर ये रिएक्शन क्या था, देखो ध्यान से ना, दो अलग प्रकार के रिएक्टेंट है, इससे क्या बना, एक अकेला प्रोडक्ट, जो कहेंगे सिंपल भाषा में कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना, बराबर। अगर एक आपको पता होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, इसको कहते हैं चूना, कहते हैं अपने हिंदी भाषा में, बराबर ना। अगर आपको एक और चीज़ पता होगा कि अगर ध्यान से देखो मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, बराबर, इसको मैंने आगे जाके क्या बना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये आपका बना आगे जाकर ना। अगर देखो ध्यान से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वो आपको यहाँ दिख रहा है हीट, इसका मतलब क्या है, ये है एक्सोथर्मिक। अगर इसके पहले के मैंने वीडियो में आपको क्या बताया था, देखो ध्यान से, अगर दो अलग प्रकार के रिएक्टेंट अगर मिक्स होकर क्या बने, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, समझे। अब देखते नीचे वाला रिएक्शन क्या है, हमारा क्या है, HCl NaCl, ये क्या हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, बराबर। आगे जाके क्या बना, NaCl मतलब नमक, और आगे क्या बना आपका वाटर। यहाँ पे हीट आपका रिलीज हुआ, मतलब इसने क्या किया मालूम है, ऐसा रिएक्शन किया जिसमें से उसने हीट को रिलीज कर दिया। अब बोले सर ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, नहीं, ये क्या होगा, आपको मैंने सिखाया इसमें, ये रिएक्शन मालूम क्या होगा, इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या दूसरी भाषा में कहेंगे हम लोग उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों मालूम है, क्योंकि आपको पता होगा ये आपका एसिड है और ये आपका क्या है, बेस। जब कभी भी एसिड और बेस मिक्स होंगे तो क्या बनेंगे, हमेशा क्या बनेंगे लोग, सॉल्ट एंड वाटर, बराबर। मतलब इस रिएक्शन को हम लोग एक भाषा में कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग कह सकते हैं, सॉरी एक भाषा में इसको क्या कहूँगा मैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बराबर। दूसरी भाषा में क्या होगा इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और तीसरा आपका क्या है, एक्सोथर्मिक। अगर कभी भी आपको रिएक्शन में नहीं, आपको रिएक्टेंट में नहीं, अगर आपको प्रोडक्ट में हीट बाहर ज़्यादा हुआ दिखेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो एक्सोथर्मिक, समझे। अब चलो आपको आगे बता रहा हूँ कि वो आपका कैटलिस्ट क्या होता है। देखो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बाद आपको एक और चीज़ दे रहा हूँ, क्या एक चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कैटलिस्ट। देखो ये आपको अभी अगर नहीं भी है तो भी आगे की लाइफ में आपको साइंस में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम है, कैटलिस्ट। ये क्या होता है मालूम है, इसका सीधा मतलब मालूम क्या होता है, इसका सीधा मतलब ऐसी कौन सी चीज़ जिसके प्रेजेंस में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, समझे। कैटलिस्ट का सीधा मतलब क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज़ जिसके प्रेजेंट में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। मतलब देखो कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी जिससे रिएक्शन को फास्ट कराए, या फिर रिएक्शन को वो कंप्लीट करवाए, या फिर रिएक्शन को चेंज करे, वो समझे, उसी को हम कहते हैं कैटलिस्ट। इसका मतलब देखो आपको क्या लिखा है, अ सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेंज। मतलब क्या होता है कि अगर समझो कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी वजह से मेरा जो रिएक्शन है उसका केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, चेंज होता है। आपको एक और चीज़ समझा इसके पहले के वीडियो में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल और फिजिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ऐसा कोई भी रिएक्टेंट, ऐसा कोई भी प्रकार का सब्सटेंस ना जिसके प्रेजेंस में अगर रहेगा तो उसके वजह से भी मेरा केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट में देखो अपन ने देखो सिंपल भाषा में मैंने क्या बताया था, अगर समझो मेरे पास H2O वाटर है, अगर समझो अगर आपके पास पानी है ना, पानी, अगर आप पानी को गर्म कर दे क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन क्या है, दोनों अलग हो जाएंगे ना, क्या हो जाएगा। अगर आप समझो सिंपल भाषा में हाइड्रोजन डाइऑक्साइड आपका क्या वाटर है, अगर आप पानी को गर्म कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा ना। लेकिन समझो आप गर्म करें, इसका मतलब क्या हो गया, आपने उसको क्या दिया, आपने उसको हीट दिया ना, तो उस समय आपका उसका हीट क्या हो गया, आपका इसमें हीट क्या हो गया, आपका कैटलिस्ट। समझे सिंपल भाषा में क्या होता है, अगर समझो कि आपके पास वाटर है, आप इसको गर्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डाइहाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन, ये बन जाएगा ना आपका। देखो ये बनेगा आपका। अगर समझो अगर मैंने इसको गर्म किया तो मेरा ये बन गया, इसका मतलब मेरा हीट क्या है, कैटलिस्ट। मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस में मेरा केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको लिखा है देखो KClO3, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। अब देखो पोटेशियम क्लोरेट में अगर आगे जाके क्या बना,
पोटेशियम क्लोराइड और आगे क्या बना ऑक्सीजन। बराबर, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो पोटेशियम क्लोराइड है ना, इसको जब मैंने हीट दिया, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ना, मतलब ये हीट मेरा क्या हो गया, ये कैटलिस्ट हो गया। बराबर, जब ये कैटलिस्ट मतलब इसको हीट जब मैंने किया, गर्म किया, तो आपका पोटेशियम जो क्लोराइड था क्या बन गया, आपका पोटेशियम क्लोराइड और क्या बना ऑक्सीजन। अब एक और चीज मालूम, इसमें समझना मालूम क्या है कि सर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और ऑक्सीजन, ये सब कैसे आ रहा है आपको इसमें समझना मालूम, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। कैसे बैलेंसिंग करोगे, ध्यान से देखो, आपका पोटेशियम कितना है यहाँ दिख रहा है, मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 2 है, आपका पोटेशियम 2 है, देखो यहाँ पे आपका पोटेशियम बैलेंस है। बराबर, बैलेंस है। अब ध्यान से देखो, आपका क्या है क्लोरीन। अब लोग कैसे करोगे मालूम, एक और चीज़ मालूम, यहाँ से देखो, देखो पोटेशियम, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्या लिखूंगा ऑक्सीजन। अगर समझिए मैं लिख रहा हूँ LHS, मतलब क्या होता है ये लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका क्या है रिएक्टेंट, और RHS क्या होगा आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट होगा ना। अब ध्यान से देखो कि इन दोनों में बैलेंसिंग कैसे करूंगा मैं। ध्यान से देखो यहाँ पे आपके पास क्या, आपका पोटेशियम कितना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, और राइट हैंड में कितना पोटेशियम है, ये भी 2 है, मतलब आपका क्या है बैलेंस, पोटेशियम आपका बैलेंस है। अगर ध्यान से देखो क्लोरीन यहाँ कुछ नहीं दिया, मतलब क्या अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, आपका क्लोरीन भी कितना 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, मतलब वो भी बैलेंस है। देखो ये और ये भी बैलेंस है। बराबर, अब ध्यान से देखो आपका ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखना ऑक्सीजन कितना है, ये 2 और ये 3, 2 3 कितना होता है 6, यहाँ मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड में ऑक्सीजन कितना है 6। अब ध्यान से देखना राइट हैंड में कितना होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे लिख सकता ना मैं, अगर ऐसे लिखूंगा यहाँ पे कि 6 ऑक्सीजन, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा ना, इसलिए मैंने क्या लिखा है इसको, यहाँ लिखूंगा ऑक्सीजन डाइऑक्साइड और यहाँ पे क्या लिखूंगा वो, तो क्या होगा देखो ध्यान से ना, ये भी होगा 3 2 जा 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपका बैलेंस है, मतलब क्या होगा आपका इक्वेशन है यहाँ पर पूरा बैलेंस। कैसे किया मैंने, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये आपका क्या है रिएक्टेंट, ये आपका क्या होगा प्रोडक्ट, दोनों तरफ के इक्वेशन क्या है सेम टू सेम आ रहे हैं, मतलब इसको कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन क्या है बैलेंस है। अब बैलेंस कब रहेगा कि दोनों टाइप के जो नंबर्स होंगे ना, दोनों तरफ के जो नंबर्स होंगे आपके क्या आने चाहिए, सेम टू सेम आने चाहिए, तभी वो इक्वेशन क्या होगा बैलेंस होगा, वरना बैलेंस नहीं होगा। सिंपली समझे। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़, मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, मतलब ऐसी कोई चीज़ ना जिसकी वजह मदद से ना कि वनस्पतियाँ फिर प्लांट्स अपने फूड को बनाती या फूड तैयार करती हैं। आपको पता होगा आपका क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड, आपका क्या है वाटर। आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में से ये ना अपने जो प्लांट्स है ना, प्लांट ट्री क्या लेती हैं CO2 लेती हैं, बराबर, और हमारे उनके रूट से क्या लेते लोग ऑक्सीजन, क्या लेते लोग पानी लेते ना H2O, बराबर। अब आपको पता होगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, आपको पता होगा कि क्लोरोफिल और सनलाइट अगर नहीं रहेगा तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, बराबर ना। तो क्या होगा मालूम, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनता है C6H12O6 को कहते हैं ग्लूकोज। आपका ग्लूकोज है और यहाँ पे क्या बना आपका ऑक्सीजन। तो आपको पता होगा कि जो अपने प्लांट्स होंगे, प्लांट क्या करते हैं लोग ऑक्सीजन को रिलीज करती है, इसका मतलब क्या तो ऑक्सीजन छोड़ती हैं। आपको पता होगा ना कि प्लांट्स क्या लेती हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करती है लोग ऑक्सीजन, बराबर, जो हम लोग इसको यूज करते हैं। आपको पता होगा ना कि ध्यान से देखो अभी कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने कहाँ से लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर को कहाँ से लेना पड़ता है रूट से, बराबर। अब इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन्होंने क्या चेंज किया, क्या बनाया लोगों ने C6H12O6 को कहते हैं ग्लूकोज, और आगे इसने क्या बनाया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करें रिलीज कर देंगे, और ये लोग है ना अपने इसको ना अपने लिए रखेंगे खाने के लिए, बराबर। आपको पता होगा अब इन्होंने चेंज किया, मालूम इसमें ये दिख रहा है आपको क्लोरोफिल और सनलाइट, जब क्या होगा इसमें ये आपका कैटलिस्ट, मतलब देखो ना कि एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोई प्रकार सब्सटेंस ना जिसके प्रेजेंस में मेरा रिएक्शन चेंज हो गया, वो कौन सा था दो सब्सटेंस क्लोरोफिल और सनलाइट, इसी को हम क्या कहेंगे सिंपल भाषा में कैटलिस्ट, समझे। अब एक और चीज़, अब बोले सर यहाँ पे ये सब नंबर कैसे आ गए, आपको देखना पड़ेगा उनमें क्या दोनों नंबर सेम है या फिर मेरा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अब कैसे देखो ध्यान से देखना है अपना कि मेरे पास कौन कौन सी रिएक्शन देखने का, कार्बन है मेरे पास, ओके, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये तीनों चीज़ है ना। अब क्या करूँगा मालूम, यहाँ लिखूंगा मैं LHS या करूँगा RHS। अब ध्यान से देखना कि दोनों तरफ में आपका रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट है, वो आपका क्या है प्रोडक्ट, दोनों में सेम टू सेम क्या है, मतलब उसमें दोनों में कितना वो हमारा बैलेंस है या नहीं है। ध्यान से देखो यहाँ पे आपका कार्बन कितना है यहाँ पर, मतलब नीचे कुछ मतलब यहाँ कुछ नहीं था, मतलब 1 रहेगा, 1 और 6 1 6 क्या होगा 6, मतलब आपके यहाँ पे दिख रहा है आपको कार्बन लेफ्ट साइड में 6 है, राइट में कितना है 6, मतलब वो भी आपका क्या कार्बन बैलेंस, बराबर। आपका कार्बन अगर बैलेंस है तो आपको क्या देखना पड़ेगा ऑक्सीजन देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 6 2 जा 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, और यहाँ पे कितना है देखो 6 1 जा 6, यहाँ कुछ नहीं बनना, तो 12 और 6 कितना होता है 18, आपका यहाँ पर 18 ऑक्सीजन है। तो वहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, कितना ध्यान से देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 6 ऑक्सीजन, यहाँ 6 है, बराबर, 6 2 जा 12 दिख रहा है, 6 2 जा 12 ना, तो 12 और 6 कितना होता है 18, मतलब यहाँ पे भी 18 आपका ऑक्सीजन है बैलेंस, बराबर। अब एक और चीज़ क्या देखोगे आप हाइड्रोजन,
यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है देखो ध्यान से दिख रहा है, 6 2 या 12, कितना हाइड्रोजन है आपका 12। तो यहाँ देखो आपको H12 ना, मतलब ये भी आपका बैलेंस है, मतलब आपका इक्वेशन क्या है ये बैलेंस, ये है बैलेंस इक्वेशन। हम लोग उसे चेक कर सकते हैं ऐसा कि LHS और RHS को। अब क्या समझना है इसमें कि कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस में मेरा इक्वेशन चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, समझे, उसको हम कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एक और टॉपिक मैंने अभी फिलहाल मैंने क्या लिया है, देखो आपके बुक में है ये, इसका नाम है क्रोजन, जिसका सिंपल भाषा में कहते हैं मालूम क्या कि या फिर किसी चीज़ पे जंग लगना या रस्टिंग, आपको पता होगा इतना ना। आपको पता है एक और चीज़ मालूम है, अगर आपको पता होगा कि रस्टिंग क्या होता है, तो आपको पता है कि कोरोजन या रस्टिंग मालूम क्या होता है, एटमॉस्फेयर के चेंजेस की वजह से, केमिकल चेंजेस ना। अभी आपको पता होगा एक और चीज़ कि सबसे ज़्यादा रस्टिंग मेटल मालूम है कौन सा, आपका आयरन। अभी भी आपको पता है कि इस समय ना कि आयरन से हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें ना क्या होता है बनाते हैं, और मैक्सिमम चीज़ें हमारे जो है मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, व्हीकल से हो गए, गाड़ी हो गया, कार है, बस, ट्रेन, ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग किससे बनाते हैं, आयरन से। ऐसे बहुत सी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीन हम लोग आयरन से बनती है। आपको पता होगा आयरन का साइंटिफिक नेम फेरस है। अगर फेरस में हल्का से भी ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा वो, फेरस ऑक्साइड। ये हमेशा ऑक्साइड बनाता है, मतलब ये एक देखो आपको पता होगा मैक्सिमम जो मेटल्स है ना तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा जो ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, वो हमारा फेरस है। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक ये, आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड में सबसे प्रॉब्लम वाला यही बना हुआ है, ये फेरस मालूम है क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेटल आपका आयरन है। और आयरन के यूज़ मालूम क्या होता है कि अगर आपको पता है जैसे रेलवे की पटरियाँ हो गई, बस हो गया, ट्रेन है, व्हीकल्स है, बाइक है, सब चीज़ों में हम लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। अगर इस मशीनों में, बड़ी बड़ी मशीनों में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, अगर समझो इसमें रस्टिंग होगा, जैसा अगर समझ लो ब्रिज में या बिल्डिंग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, अगर समझो उस पर रस्टिंग हो रहा है तो क्या हो जाएगा मालूम, वो चीज़ अपने आप कमजोर हो जाएंगी। आपको पता हो ना कि अगर कोई रस्टिंग होता है उस पर क्या, कौन से रंग की, एक ग्रे रंग की होता है, एक हल्की से उसके ऊपर लेयर आ जाता है, लेयर, उसी को कहते हैं मालूम में, उसको हम रस्टिंग कहते हैं। अब मालूम क्या होगा कि इसका दो रीजन है, इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी इसको हम लोग बार बार देखो क्या करते हैं, हम लोग उसका रस्टिंग निकाल के तो कलर करते हैं। अब लोग कलर कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हो, बराबर, गैल्वेनाइजिंग, ऐसे बहुत से प्रकार के मेथड्स है जिससे हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम बना हुआ मालूम क्या है, वो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम मालूम है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर या फिर जो हीट है या फिर उसका जो बारिश है ना, ये सब चीज़ों से हम क्या करते हैं मालूम है, ये अपने आप रस्ट हो जाता है। और इसके रस्ट होने से मालूम है कि ये ईजिली ऑक्सीजन क्या रिएक्शन कर लेता है। अब इससे क्या होगा मालूम है, जब ये रस्ट होगा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी या फिर टूट जाती है, कमजोर पड़ जाती है ना। आपको पता है अगर इसमें रस्टिंग होगा तो आयरन आपका अपने आप क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने की वजह से मालूम क्या होता है कि ये चीज़ें दिन ब दिन टूटती जाती है। और एक दिन मालूम देखा आपने बहुत से रीजन में देखे होंगे कि कभी कभी हमारा जो ब्रिज है या ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गया, उनमें कभी ना कभी क्रैक हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना, उसका कुछ रीजन हमारा ये भी हो सकता है, रस्टिंग। क्यों मालूम है, क्योंकि हम लोग है ना उस चीज़ों को ज़्यादा लाइटली लेते हैं, हल्के में, कि जाने तो कोई बात नहीं, आयरन तो है, ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग कुछ कर लेंगे, बराबर ना। सबको लगता है कि आयरन है बहुत मजबूत होगा, कोई टेंशन नहीं हमको, लेकिन आपको पता है आयरन है वो, लेकिन रिएक्शन बहुत ईजिली कर सकते इससे, ऑक्सीजन से। इसीलिए हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है रस्टिंग, समझे। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, चलो आगे देखो एक और टॉपिक हमारे पास मालूम क्या है, उसको कहते हैं रेसिडिटी। रेसिडिटी का सीधा मतलब मालूम क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो बायो वाली चीज़ है, कोई खाने पीने की चीज़ है, वो खराब हो जाती है या फिर उसको हम लोग ना खराब हो देते हैं। अभी मालूम क्या हो, जैसे आपको पता होगा कि समझो आपको इतना मालूम होगा कि ऑयल जब लोग खरीद के लेकर आते तो बहुत ईजीली रहता है हमारे पास, बहुत अच्छा रहता है, उसका स्मेल भी अच्छा रहता है और खाने में उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। लेकिन समझो अगर आपको पता है होटल में हम इसका यूज़ क्या करते हैं, आपको एक चीज़ पता होगा कि होटल में क्या होता है, समझो अगर समोसा या वड़ा पाव का कोई होटल है बड़ा, उसमें क्या होता है, अगर समझो होटल में लोग ना वड़ा पाव या समोसा बनाते हैं, अगर समझो इसमें ना समझो बनाते समय ना 10 लीटर ना यूज़ कर रहे हैं ऑयल, इनके पास ना मालूम है अभी भी कितना 5 लीटर ऑयल बचा हुआ है, उससे ज़्यादा समझो 7 लीटर ऑयल बचा हुआ है, तो क्या अगर उसको फेंकेंगे नहीं, लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे दिन वापस यूज़ करेंगे। फिर समझो उस दिन यूज़ किया, आपके 5 लीटर ऑयल बचा, बराबर। अब इन्होंने क्या मालूम है, इसको फिर से यूज़ किया 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू, जब तक ये खत्म ना हो जाए। तो आपको पता होगा धीरे धीरे करते करते मालूम क्या कर, उसी के अंदर नया मिक्स कर देते हैं। फिर आप मालूम क्या होगा, ऐसे धीरे करते करते ना आपका दिख रहा होगा इसका ना, ये जो ऑयल होगा ना, ऑयल इसका कलर, ये पता है अब एक और चीज़ मालूम है इससे क्या होगा, इसका कलर, दूसरा मालूम क्या होगा, इसका टेस्ट, और इसका क्या होगा, स्मेल। ये तीनों चीज़ क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस ऑयल का कलर भी, टेस्ट भी और स्मेल तीनों चेंज हो जाएंगे। मालूम क्या होता है, इसी वजह से मालूम है ऐसे प्रकार का ऑयल को खाने से हमारी बॉडी जल्दी खराब हो जाती है या फिर हमारी तबीयत खराब होती है ना। हम लोग इसे कहते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि बाहर के फूड को खाना मना किया, फिर बाहर के फूड हम नहीं खाना चाहिए। उसका मेन रीजन मालूम क्या होता है, ऑयल। अगर आप अच्छा ऑयल यूज़ नहीं करोगे तो आपकी बॉडी अपने आप खराब हो जाएंगी। तो सिंपल रीजन मालूम क्या होता है, बड़े बड़े होटल्स में यही होता है, क्या करते हैं वो लोग, मालूम क्या करते हैं,
और लोग ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब वही खराब ऑयल को बार बार उसको रिसाइकल करते रहते हैं। इससे आपकी बॉडी में क्या बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो आपकी बॉडी अपने आप वीक होना शुरू हो जाएगी। सिंपल भाषा में क्या होगा कि देखो ना, मैंने आपको क्या बताया, अगर ऑयल बहुत दिनों से वही ऑयल यूज़ करूँगा मैं होटल में, क्या हो जाएगा, उसका कलर, उसका टेस्ट और उसका स्मेल तीनों चेंज हो जाएंगे एकदम। अब देखिए एकदम ऑयल एकदम ब्लैक हो जाता है। अगर आपको समझा होगा, एक और चीज़ आपको पता होगा कि अगर बाइक हमारे पास होता है, हम लोग बाइक में देखो ना डालते हैं, जैसे इंडियन ऑयल हो गया या फिर हम लोग कैस्टर ऑयल डालते हैं ना, आपको पता होगा इसमें रीजन क्या होगा, वो एकदम डार्क रहता है, एकदम डार्क और गाढ़ा ना। अगर समझो उसी को मैं बहुत दिनों तक यूज़ करूँगा अपनी व्हीकल्स में, अपनी गाड़ी में ना, तो क्या करूँगा, अगर उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो अगर देखो ना आपका ऑयल अगर खराब हो चुका है, फिर चेंज नहीं कर रहे हो आप, तो उसके बाद ऑयल को निकालो, एकदम पतला पानी जैसा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, उसके अंदर की रेसिडिटी क्या हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। सिंपल भाषा में ये होगा। तो वही देखो, यही ऑयल, इसका भी यही हाल होता है। क्या होता है, अब स्टार्टिंग में जब ऑयल, नया ऑयल लोगे ना बनाने के लिए कोई चीज़ को, क्या होगा मालूम है, वो ज़्यादा ना डाइल्यूट होता है, ये हल्का नहीं, एकदम गाढ़ा रहता है। लेकिन अगर बहुत दिन तक उसको यूज़ करोगे, एकदम लाइट हो जाएगा, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, वो सब खत्म हो जाएंगे, उसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स सब कुछ खत्म हो जाएंगे, उसका कलर, टेस्ट और स्मेल सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा सिंपल भाषा में, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, उसके अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाए, फिर वो खराब हो जाता है, तो ऐसे हो जाएगा। इनका स्मेल और इनका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज। वही लिखा ना उन्होंने, क्या लिखा देखो ध्यान से, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। अब देखो एक और चीज़ पता कौन है आपको, अगर मैं बताऊं, देखो ये लिखा है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन मैंने क्यों बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि आपको पता होगा हम सब लोग मैक्सिमम तो सब लोग क्या खाते हैं, वेफर, हम लोग वेफर खाते हैं ना। अब उसमें क्या होता है मालूम है, हम लोग वेफर के अंदर क्या डाल के रखते हैं ना, नाइट्रोजन गैस। क्यों मालूम है, कि आपका जो वेफर है वो क्रंची और चिप्सी बना रहे हैं, मतलब खराब ना हो। अगर आपको पता होगा, समझो अगर आपका वेफर आपने खरीदा ना, उसके अंदर उसको ना आपने खाली 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए खोल के रख दो ओपन करके, उसके अंदर कौन सी गैस जाएगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, एक और रिएक्शन हमारे पास मालूम क्या है, एक हम लोगों ने लिखा है, मैंने क्या लिया है, ऑक्सीडेशंस, एक हमारे पास है रिडक्शंस। इसको समझना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। क्या होगा मालूम है, रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन मालूम क्या, रिएक्शन में क्या कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन, और रिमूव क्या हो रहा है बाहर, हाइड्रोजन। उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और ऐसा रिएक्शन ना, ऐसा ये जरूरी नहीं कि हर बार हाइड्रोजन ही रिमूव होगा, लेकिन इतना होगा कि हर बार ऑक्सीजन आपका कंबाइन होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कंबाइन होगा और रिमूव क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बराबर, ऑक्सीडेशन का सीधा मतलब क्या था कि ऑक्सीजन को कंबाइन करना, तो उसको कहते हैं जैसे ना कि अगर समझो मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक क्या होता है, आपको मैंने बताया देखो ध्यान से कि मैंने क्या होता है यहाँ पे एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है मालूम है, जिसमें आपका जो हीट हो क्या होगा, अंदर आके कंबाइन होगा, मिक्स होगा, बराबर ना, जिसमें आपका हीट इन्वॉल्व होगा ना, अंदर आएगा, उसको कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक। वही सेम टू सेम इसमें ही होगा, तो इसमें आपको हीट की जगह क्या आएगा आपका, इसमें आएगा आपका ऑक्सीजन। एक ऐसे रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीजन रिएक्टेंट से अगर क्या हो जाएगा, कंबाइन होगा, बराबर, और क्या रिलीज करेगा वो, हाइड्रोजन गैस। हर बार नहीं करेगा लेकिन कर सकता है कभी कभी, तो इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ लिखा ना मैग्नीशियम, इसमें क्या कंबाइन हुआ, अगर जाकर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना, देखो आगे जाकर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो क्या बना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बराबर। आपके मैग्नीशियम में क्या आकर रिएक्शन, आपके रिएक्टेंट में क्या कंबाइन हुआ आकर, ऑक्सीजन, तो क्या बना जाकर हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका एक और चीज याद रखना, इसके पहले आपको क्या बताया मैंने, अगर दो रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और क्या देंगे, एक प्रोडक्ट, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, समझे। अब आप याद रखना, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कार्बन है, बराबर, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखो जैसे कार्बन में क्या मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन, तो क्या बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड, समझे। देखो ध्यान से फिर से, दो अलग प्रकार के रिएक्टेंट कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बना रहे, प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझे। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई कौन सा भी रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट में क्या कंबाइन हो, ऑक्सीजन, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, समझे इतना। अगर आपको बोलूँगा मैं रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट में क्या कंबाइन होगा, हमारा हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन में कंबाइन होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या कंबाइन होता है हमारा हाइड्रोजन, और क्या रिमूव होगा, ऑक्सीजन। लेकिन हर बार ये ऑक्सीजन ऐसे रिमूव नहीं होगा, लेकिन आपका हाइड्रोजन हर बार कंबाइन होगा, समझे। जिसमें मैं ऐसा रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट में क्या मैं कंबाइन कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, उसको हम कहते हैं रिडक्शन, समझे। देखो यहाँ लिखा ना, निकल ऑक्साइड आपका क्या है, हाइड्रोजन ना, डाइहाइड्रोजन। क्या होगा आपको ध्यान से, आपको था ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान से, ये क्या होगा मालूम है, देखो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे था ना, तो क्या हो गया, यहाँ पर बाहर आ गया ना, रिमूव और ऑक्सीजन। देखो आपका हाइड्रोजन कंबाइन हो गया, लेकिन आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया ना, तो क्या होगा, इसको हम कह देंगे, इसको मैं बोलूँगा रिडक्शन।
समझे, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका हाइड्रोजन कंबाइन होके आपका ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। समझे, अब आपका ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, बराबर ना। कौन सा चैप्टर था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज मालूम क्या थी, समझने लायक थी, इसमें कौन से रिएक्शन थे, देखो ध्यान से। रिएक्शन क्या थे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, बराबर। उसके बाद क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फिर एक हमने लिया था मालूम है क्या, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर क्या लिया मैंने, रेसिडिटी, रस्टिंग, फिर मैंने क्या लिया, कैटेलिस्ट। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन जो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में, दोनों में, बराबर। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आगे जाते जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा ना, वैसे आप लोग इसको आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझे, ठीक है। अगर जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मालूम है क्या रहेगा, वो मेरा ये रहेगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये एसिड, बेस और सॉल्ट में बताऊंगा आपको मैं। अब एसिड बेस आपको पता होगा कि आप लोग आप हर इंसान घरों में यूज़ करते होंगे। एक ऐसा चीज़ जिसका टेस्ट आपको क्या लगता है, हल्का फुल्का खट्टा लगे, तो आपका एसिड है। जिसका टेस्ट आपको कसैला या फिर बीटर लगे, आपका क्या है, बेस हो गया। और आपको बस सॉल्ट तो पता है आपको, बराबर। आपको एक और चीज़ मालूम इसमें क्या समझना रहेगा, इसमें आपको समझना रहेगा पीएच वैल्यू, कि हमारा पीएच कितना होता है। जैसा आपको पता होगा हमारे ब्लड का पीएच क्या है, 7.4, मतलब क्या है, बेसिक इन नेचर। देखो अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि पीएच को समझना कैसे, आपको पता होगा ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और यहाँ 14 तक, ये हमारा 7 क्या रहेगा, न्यूट्रल, बराबर। ये आपका क्या है, एसिडिक, आपका क्या रहेगा, बेसिक, इतना आपको पता है। नेक्स्ट में क्या समझाऊंगा आपको मैं कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट का रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है, एसिड, बेस और सॉल्ट का यूज कहाँ कहाँ पर है, और इसको हम लोग पहचानते कैसे कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। समझे, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए।